सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट बचा हुआ था तो उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर पर्यावरण से क्या तात्पर्य है और पर्यावरण को परिभाषा देखेंगे। इसके अलावा पर्यावरण के कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उसकी प्रकृति कैसे है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण का यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर है बना है, जिससे तात्पर्य संपूर्ण जगत से घिरा हुआ है। यानी हमारे चारों स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक, और उससे विभिन्न प्रकार के जो पादप है, जीव जंतु है, वनस्पति है, वो मुख्य रूप से क्या है, इस पर्यावरण के घटक हैं। और पर्यावरण परि प्लस आवरण से बना है। और पर्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण के अंदर क्या है, यानी एक ये फ्रेंच भाषा के एनवायर शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है, घिरा हुआ या घेरा। यानी जो चारों ओर से घिरा हुआ हो या जो घेरा हो वो पर्यावरण है। जैसे अपने डायग्राम में देखते हैं भी, ये हमारी पृथ्वी के अंदर यानी ये जलमंडल है, स्थलमंडल है और वायुमंडल है। और इसके अंदर यानी विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटकों में जो अंतर संबंध से जो मुख्य रूप से जो आवरण बनता है, जिसमें आपकी जलवायु घटक भी है, उसमें मुख्य मृदा घटक भी है, वनस्पति घटक भी है, पादप, जीव जंतु, और इसके चारों जो ये आवरण है ये क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यदि अपने स्थलमंडल से ऊपर तक जाएं तो 17 किलोमीटर तक यानी पादप, जीव जंतु, वनस्पति पाए जाते हैं। यदि समुद्र के अंदर जाएं तो उसके अंदर यानी 11 किलोमीटर की गहराई तक यानी इस जीव जंतुओं का यानी मुख्य रूप से क्या है, आवरण पाया जाता है, जिसको हम जैवमंडल के अंदर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार जलमंडल, स्थलमंडल और मुख्य रूप से वायुमंडल के द्वारा जो घिरा हुआ जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण यानी फ्रेंच भाषा के एनवायर शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य घेरा या घिरा हुआ। आगे यदि हम बात करते हैं पर्यावरण शब्दकोश के अनुसार, यदि हम इसका अर्थ देखें तो आसपास या आस पड़ोस, यानी आसपास का या आस पड़ोस का जो आवरण है वो पर्यावरण है, जिसमें मानव, जंतु, पौधों में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली इसके अंदर आवृत रहती है। इसके अंदर कार्य प्रणाली और जीवन यापन की दशाएं इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार यानी जो पर्यावरण है बेसिकली हमारे चारों ओर का आवरण है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण की जो परिभाषा कौन कौन सी है, जिसके अंदर हम यानी 2-3 परिभाषाओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, जिसमें यानी एक आता है पार्कर के अनुसार, यानी इसका पूरा नाम है क्रिस पार्कर। तो क्रिस पार्कर ने भी पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में निवास स्थान पर आवृत करती है। पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियमित स्थान पर क्या करते हैं भाई, आवृत करती है, वो पर्यावरण कहलाती है। इसके बाद A.G. कांसले के अनुसार यदि हम पर्यावरण की परिभाषा देखना चाहें तो बेसिकली पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। तो बिल्कुल एजी ने परिभाषित की है कि पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग है जिसमें जीव जंतु रहते हैं, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि हम विश्व शब्दकोश के अनुसार यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार यदि हम पर्यावरण को परिभाषित करना चाहें तो पर्यावरण उन सभी दशाओं प्रणालियों, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण उन सभी दशाओं
प्रणालियों तथा प्रभाव का योग है, प्रभाव का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन, मृत्यु को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। विश्व शब्दकोश ने क्या कहा है भाई? पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों, प्रभावों का योग है जो जीवों तथा उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। इसके बाद डैडले स्टाम्प हुए हैं पर्यावरणविद, उन्होंने भी पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरण प्रभाव का ऐसा योग है। क्या कह दिया? कि पर्यावरण प्रभाव का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। डैडले स्टाम्प ने क्या कह दिया? पर्यावरण प्रभाव का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। अतः हम इस प्रकार इस परिभाषाओं का निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि पर्यावरण भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है। पर्यावरण क्या बता दिया? भौतिक, जिसमें प्राकृतिक सभी आ जाते हैं, इसके अलावा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है जो संपूर्ण जीव मंडल को घेरे हुए है तथा जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति को क्या करता है? सीमित करता है। तो इस प्रकार ये तो आ गया अपना पर्यावरण का अर्थ और उनकी परिभाषा और उसका मुख्य रूप से क्या है? सामान्य अर्थ इसके अंदर हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की जो संरचना कैसी है। तो पर्यावरण की संरचना का यदि हम डिस्कस करें तो पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। पर्यावरण भौतिक व जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजैविक तथा जैविक घटकों को समाहित किया जाता है। यानी क्या है? पर्यावरण भौतिक तथा जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अजैविक दशाओं में जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है और मुख्य रूप से क्या है? यानी वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इसकी संरचना के अंदर जिसमें जैविक पर्यावरण जीवमंडल के निर्माण में जो मनुष्य, पादप के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो यानी घटक हैं, चाहे वो जैविक हो या अजैविक, वो मुख्य रूप से इसकी संरचना के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और फिर इसके अंदर पर्यावरण के घटक में देखें तो पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक घटकों को समाहित है वो किया जाता है। तो इसके बारे में, जैविक घटकों के बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने इसके बारे में वर्णन किया है। जैसे मैं बात करूं, यानी प्रसिद्ध वनस्पतिविद है ऑस्टिन, तो ऑस्टिन ने मुख्य रूप से क्या है, यानी 3-4 तत्व बताए हैं जिसमें पदार्थ या तत्व, दशाएं तथा जीव जगत, ये इनको मुख्य रूप से क्या है? घटक में शामिल किया है। पदार्थ तत्व में मृदा तथा जल को इसने शामिल किया है। दशाएं की बात करते हैं तो तापमान तथा प्रकाश को इसने शामिल किया है। और जीव जगत में जीव, वनस्पति और जीव जंतु को सम्मिलित किया है। इसके साथ 5वां घटक समय को भी उन्होंने बताया है। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखना चाहें पर्यावरण के घटक के अंदर तो सीधी सी बात है, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मुख्य रूप से यानी जो तत्व है जिसका हम नीचे पर्यावरण के घटक या तत्वों का वर्णन करेंगे। यानी एक तो अवस्थिति आ जाती है, पर्यावरण में वो भूखंड है कौन सी अवस्थिति के अंदर पाया जाता है। अवस्थिति भी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो जैसे हम बात करते हैं ज्यामितीय अवस्थिति आ जाती है, दूसरा यदि हम बात करते हैं सामुद्रिक स्थिति आ जाती है, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति है। ज्यामितीय स्थिति से क्या तात्पर्य है, यानी उस क्षेत्र के अंदर यानी वो उसकी लोकेशन क्या है, अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है वो इसके अंदर कहाँ यानी कैसे पाई जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि यानी राजस्थान है, तो राजस्थान की स्थिति कैसी है? राजस्थान
23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं इसकी देशांतरीय स्टार 69 डिग्री 30 से लेकर यानी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के अंदर यानी मुख्य रूप से इसकी स्थिति है वो पाई जाती है। तो किसी विदेश क्षेत्र विशेष के अंदर यानी उसकी ज्यामितीय स्थिति क्या है, सामुद्रिक व स्थलीय है, यानी वो भूखंड है, समुद्र के अंदर स्थित है, द्वीपीय स्थिति है या महाद्वीपीय स्थिति है या प्रायद्वीपीय स्थिति है, तो उसके यानी वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मुख्य रूप से संस्कृति, उसके अकॉर्डिंग यानी मुख्य रूप से क्या है वहाँ पर्यावरण विकसित होगा। इस प्रकार यदि हम निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति, तो यानी पड़ोसी देशों के साथ, जैसे भारत में पड़ोसी म्यांमार है, नेपाल है, यानी अंतर क्षेत्रीय क्षेत्र है। भारत की स्थिति क्या है, प्रायद्वीपीय पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी जो ये पर्यावरण के घटक हैं यानी मुख्य रूप से घटक हैं, ये भी किसी क्षेत्र के अंदर जैविक अजैविक यानी घटकों का किस प्रकार का सामंजस्य है उसको प्रमुख रूप से परिभाषित करते हैं। फिर आ जाता है उच्चावच, और उच्चावच के अनुसार यानी जैसे जैसे हम यदि हम ग्लोब के अंदर देखते हैं तो यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अंदर जाते हैं तो यानी इसके अंदर यानी जलवायु के अंदर परिवर्तन आता जाता है, अक्षांशीय प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ऊंचाई जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ ठंडी मुख्य रूप से शीत जलवायु दशाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। वहाँ वनस्पति है कोणधारी वनस्पति, क्योंकि वर्षा बर्फबारी ज्यादा, कोणधारी वनस्पति ऊपर ये काई लाइकेन जैसी वनस्पतियां मिलती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं यानी वहाँ के जीव जंतु वनस्पति पादप और मानव की क्रियाकलापों के अंदर यानी अंतर पाया जाता है और वहाँ का अलग प्रकार का पर्यावरण अपने को देखने को मिलता है। जलवायु, तो जलवायु कटिबंधों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कारक और मकर रेखा वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है, उससे ऊपर जाएंगे तो यानी कौन सा यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है 66.5 तक, दोनों दिशाओं दोनों गोलार्धों। उससे ऊपर जाते हैं तो यानी शीत कटिबंध। तो यानी अलग अलग यानी कटिबंधों के आधार पर वहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। जैसे हमने बात की यानी विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर यानी अमेरिका के अंदर पेरी जलवायु पाई जाती है, उधर हम बाहर अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर या साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है उसका वहाँ मुख्य रूप से टुंड्रा वनस्पति यानी जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ वैसी ही वनस्पति पादप प्रजातियां पाई जाती है। विषुवतीय के क्षेत्रों में विषुवतीय के क्षेत्रों के अंदर जंगल यानी वनस्पति पाई जाती है। विश्व का सबसे ज्यादा जो कार्बन कुंड है वो विषुवतीय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? प्रतिदिन दोपहर के बाद सैवनीय वर्षा उस क्षेत्र के अंदर होती है। इसके बाद हम बात जलवायु के बाद प्राकृतिक वनस्पति, तो वनस्पति भी यानी वर्षा के द्वारा और उच्चावच के द्वारा और इन कटिबंधों के द्वारा निर्धारित है। तो इस प्रकार यानी वनस्पति का भी यानी ये तत्व है यानी प्रमुख रूप से प्रभावित इसके अंदर करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं विषुवतीय के क्षेत्रों के अंदर यानी ऊंचे सदाबहार वन पाए जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं उष्ण कटिबंधीय, ऊपर जाते हैं यानी शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति और वहाँ वर्षा का वेतन प्रारूप कैसा है उससे प्रमुख रूप से निर्धारित होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैविक घटक, जैविक के अंदर जीव जंतु और वनस्पति आ जाते हैं। तो उस क्षेत्र में यानी इनका बाहुल्य कैसा है, यदि वनस्पति सघन होगी तो मृदा तंत्र उपजाऊ होगा उस क्षेत्र के अंदर और कृषि और मानव क्रियाकलाप अधिक होगी। जैसे मैं बात करूं उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर यानी प्रमुख रूप से नदी घाटी क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी है, तो वहाँ कृषि क्रियाकलाप ज्यादा है। तो उस क्षेत्र में वनस्पति धीरे धीरे क्या है यानी प्रमुख रूप से क्या है कम होती जाती है मनुष्य के अतिक्रमण के कारण। वह औद्योगिक क्रियाएं प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलेगी। और जो क्षेत्र पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है जैसे उत्तर पूर्व भारत के अंदर देखते हैं 7 सिस्टर, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये वाले स्टेट है,
यहाँ यानी यहाँ के 60% भूभाग से अधिक भूभाग प्रबल है। तो इसका प्रमुख रीजन क्या है, यानी वहाँ दुर्गम यानी परिस्थितियां हैं मनुष्य के लिए, और वहाँ उद्योग परिवहन का विकास कम हुआ, जिसके कारण वहाँ यानी उस क्षेत्र के अंदर जैविक घटक के अंदर जो मुख्य रूप से क्या जंगली जीव जंतु उस क्षेत्र में अधिक मिलेंगे। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठारी भाग में खनिज संसाधनों के दोहन के कारण मानव का अतिक्रमण अधिक होने के कारण यानी उस क्षेत्र में पश्चिमी घाट को छोड़कर यानी वहाँ कम यानी वनस्पति यानी जैविक घटक है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है यानी ये जैविक एक घटक दूसरे घटक से क्या है जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को क्या करता है प्रभावित करता है। मृदा कारक, और मृदा बेसिकली है क्या, तो मृदा भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जो मुख्य रूप से मूल, चट्टान, खनिजांश, जीवाश्म अवशेष के गलने सड़ने से जो ऊपर की 1.5 से 2 इंच मोटी परत है वो मृदा। और मृदा मुख्य रूप से क्या बनने के अंदर 600 से 1000 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अपर्दन में कुछ घंटों में हो सकते हैं। तो मृदा घटक के अंदर वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति की प्रधानता कैसी है, वह मानव की आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो वो सारी की सारी चीजें मृदा घटक को भी प्रभावित करती है। जैसे आज हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान किसी समय नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ मैदान था, कृषि की दृष्टि संघन वनस्पति थी, और इसके परिणाम हमें कहाँ मिलते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लिग्नाइट कोयला मिलता है, खनिज तेल मिल रहा है, वो क्या प्रमाणित करता है, किसी समय यह संघन वनस्पति थी जो नीचे दबने सड़ने से मुख्य रूप से क्या है यानी ये चीजें प्रमुख रूप से बनी है। दूसरा यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में जैसे जैसे मनुष्य का अतिक्रमण बढ़ा और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुई, पशुचारण की क्रियाएं हुई और धीरे धीरे ये मरुस्थलीकरण के अंदर परिवर्तित हो गया। लेकिन इसके अंदर सिंचाई की जाए तो आज भी ये कृषि की दृष्टि से यानी जलोढ़ मिट्टी की तरह बिहेव करती है। जैसे अपने गंगानगर क्षेत्र के अंदर यानी कई नहरों के द्वारा सिंचाई होने के कारण वहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, सरसों जैसी क्या है फसलें होती है जो अधिक वर्षा यानी जहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी जैसा बिहेव करती है। तो यानी मृदा कारक भी यानी इन्हीं घटकों से क्या है प्रभावित करता है। तो जल राशियां, और जल राशियों के अंदर मुख्य रूप से क्या है धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, और मुख्य रूप से क्या है यानी प्रवाह वायु राशियां। और ये जल राशियां जब समुद्र के अंदर चलती है तो जिस क्षेत्र से टकराते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से आएंगी वो ठंडी हवाएं होगी, गर्म क्षेत्रों से जाएंगी वो मुख्य रूप से गर्म आएंगी, और उनका अलग अलग बिहेव होता है, अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार पर्यावरण के ये जो घटक है एक दूसरे से क्या आपस में अंतर संबंधित होते हैं, और इन अंतर संबंधों से यानी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जिसके अंदर से वो आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो या वनीय पारिस्थितिक तंत्र, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो पर्यावरण के अंदर यानी जो विभिन्न प्रकार के घटकों का हमने डिस्कस किया, और पर्यावरण की थोड़ी सी प्रकृति पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरण की प्रकृति परिवर्तनशील है, क्यों कि पर्यावरण के अंदर यदि हम देखें तो प्राचीन काल में आदि मानव रहता था, उनका आवश्यकताएं सीमित थी, कंदमूल, फल और वन क्षेत्रों में रहता था। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी तो उनकी क्रियाकलापों में परिवर्तन आया, पालतू पशुकरण कर लिया, अग्नि का आविष्कार हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य ने नदी क्षेत्रों में कृषि करने लगा, और थोड़ा सा यानी प्रभाव हुआ, मानव यानी तकनीकी दृष्टि से समर्थ हुआ, उसका शैक्षिक स्तर बढ़ा तो उन्होंने यानी कृषि करना, फिर नगरीकरण का प्रभाव हुआ, जैसे सिंधु आज सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्र, दजला फरात नदियों के घाटियों के अंदर जो सभ्यताएं विकसित हुई है, और मोहनजोदड़ो की, और ये जो सभ्यताएं हैं ये क्या प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन से लेकर मानव के क्रियाकलापों में परिवर्तन आया है, और विभिन्न प्रकार के जो यानी मुख्य रूप से जो ये
तंत्र है इसके अंदर यानी घटते बढ़ते रहे हैं। जैसे पहले विश्व के अंदर यानी सबसे बड़ा डायनासोर शिशु के अंदर मुख्य रूप से रहता था, और जैसे जैसे उनकी जलवायु परिवर्तन हुई, उनका आवास खत्म हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो कई पारिस्थितिक तंत्र के अंदर घटक जुड़ते गए और कई पारिस्थितिक तंत्र के घटक है वो उससे अलग होते गए। तो इस प्रकार पर्यावरण यानी भूगोल के यानी एक प्रमुख शाखा है, और पर्यावरण के अंदर क्या है यानी परिवर्तनशील है, और समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के घटक हैं इससे जुड़ते गए, और उनकी यानी प्रकृति और विषय क्षेत्र के अंदर क्या होता गया, विस्तार होता गया। तो आगे हम जैसे क्या है यानी वर्तमान में परिदृश्य में कई प्रकार की जो घटनाएं हैं, जैसे जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और ग्लोबल वार्मिंग है, जैसी कई जो परिघटनाएं हैं जो पर्यावरण के साथ समय दर समय उसके विषय क्षेत्र का विस्तार होता गया। तो आगे जब अपना इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे विषय क्षेत्र का, तो इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।